अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 10 का हमने आप जानते हैं आज अपना 10.1.2 टॉपिक को कंटिन्यू करना है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए आप जानते हैं हमारी सारी भी डिस्कशन जितनी भी चल रही है एसिड बेस के इन टर्म्स चल रही है। पहले हमने एसिड बेस का डिफरेंस देखा, फिर उसके बाद आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट देखा। अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था। तो अपनी बात इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक डेनिश केमिस्ट थे जिनका ताल्लुक डेनमार्क से था, ब्रॉन्स्टेड उनका नाम था। एक हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से था, लॉरी उनका नाम था, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड ने और लॉरी ने 1923 में एसिड्स और बेस के बारे में अपनी आप कह लें जस्टिफिकेशन दी है, ठीक है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो उस कॉन्सेप्ट की जो बेस है, ये बेस बुनियाद वाली है, एसिड बेस वाली बेस नहीं है। उन्होंने उस कॉन्सेप्ट की जो बेस है वो रखी है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन पे। अच्छा, सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं ट्रांसफ़र। आप ये बात जानते हैं ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ भिजवाना, ठीक है। एक जगह से भेजा जाता है, दूसरी जगह से उसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि एक जगह से डोनेशन हो रही होती है। अब ज़रा समझे, मैं इसको केमिस्ट्री की तरफ लेके आ रहा हूँ। एक जगह से डोनेशन हो रही होती है और दूसरी जगह पे उसी की क्या हो रही होती है, एक्सेप्टेंस हो रही होती है। अब देखिए, मैं चले आपको सिंपल बातें एग्जांपल से समझाता हूँ। आप 9th केमिस्ट्री चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़कर आ रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास क्या होते थे, जिसमें रिडक्शन भी होती थी, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती थी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन ना हो और ऑक्सीडेशन हो तो रिडक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि ये साइमल्टेनियसली रिएक्शन थे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये शर्त है, ये आप कह लें कि एक रूल है कि जहाँ पे रिडक्शन होगी वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पे रिडक्शन भी होगी। ऐसा है ही नहीं कि रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन ना हो और ऑक्सीडेशन हो तो रिडक्शन ना हो। तो ट्रांसफ़र भी ऐसी है कि पॉसिबल ही नहीं है कि डोनेशन हो और एक्सेप्टेंस ना हो, एक्सेप्टेंस हो तो कहीं से उसकी डोनेशन ना हो रही हो। तो ट्रांसफ़र हमारे पास एक्चुअली ये है। और प्रोटॉन को हमने अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि प्रोटॉन हमारे पास क्या है। देखें, हम बात कर लेते हैं अपने हाइड्रोजन से, अपनी बात की स्टार्ट करते हैं। देखें, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इट मीन्स कि इसके जो न्यूक्लियस है उसमें एक ही प्रोटॉन है, और आप जानते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और न्यूक्लियस पे आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन, जबकि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 ही है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर कुछ ऐसा हो कि ये अपना वो एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो इसका आउटर मोस्ट शेल ख़त्म हो जाएगा और पीछे इसके पास क्या बच जाएगा, प्रोटॉन बच जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव बन जाएगा। H पॉजिटिव क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है। अब इसका मतलब क्या है, देखें, जब हाइड्रोजन जो है उसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसे मज़ीद अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट को ओबे करते हैं, ठीक है, हमारे पास। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ऑलरेडी था, अब उसने वो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिया है, गेन कर दी, लूज़ कर दिया, सॉरी। अब इस बात का मतलब ये है कि ये सिंपल प्रोटॉन बन गया। अब इसके पास वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था इसका, वो भी इसने लूज़ कर दिया। इट मीन्स कि अब इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 चाहिए। बहुत सिंपल मैं बात कर रहा हूँ। देखें, एक प्रोटॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, जब उसने वो इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास इसके अब अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक पहले ही था, लेकिन अब इसने वो भी लूज़ कर दिया, तो अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। और ये अब हमारे पास सिंपल हमारा प्रोटॉन भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। अच्छा, ये हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट हम एसिड और बेसिस को देख लेते हैं
कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और बेसिस के बारे में क्या कहते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी कहते हैं कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल या वो आयन, ज़रा समझे इस बात को, मैं एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करके लेके चलना चाहता हूँ। एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल, वो आयन है जो कि हमारे पास प्रोटॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। बात लग रही है समझ क्या कह रहा हूँ। एसिड्स हमारे पास कौन होंगे, सिंपल वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल, वो आयन जो कि प्रोटॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। यानी कि जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो उन्हीं को तो हम क्या नाम देंगे, डोनर का भी नाम देंगे। बात लग रही है समझ। जो डोनेट करते होते हैं उन्हीं को हम डोनर का नाम देते होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो बेस हैं, बेस हमारे पास कौन होंगे। अब देखें, मैंने आपको बताया था ये पॉसिबल ही नहीं है कि डोनेशन हो एक्सेप्टेंस ना हो, एक्सेप्टेंस हो तो डोनेशन ना हो। इट मीन्स कि एसिड डोनेट कर रहा है तो बेस क्या करेगा, बेस उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हम इसको कह सकते हैं, एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब एसिड्स क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। एसिड आर दो सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयंस विच डोनेट प्रोटॉन्स, जो कि प्रोटॉन्स डोनेट करें। ऑन द अदर हैंड बेसिस आर दो सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन विच एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे बेस होंगे। बहुत सिंपल मैं बात करूँ, एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पलीफाई ज़रा कर लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि हम सारी की सारी जो स्टडी है वो हम किसके इन टर्म्स कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के इन टर्म्स कर रहे हैं। तो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को ही जो है वो लेके चलना है। तो देखें, हमारे पास सिंपल जो है, मैं बात करता हूँ, HCl है प्लस हमारे पास HCl का हम रिएक्शन करवा देते हैं NH3 के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन होते हैं, एक हमारे पास इसमें फॉरवर्ड हो रहा होता है और एक हमारे पास इसमें रिवर्स हो रहा होता है, ठीक है। आयन का जो जिक्र हुआ है ना, वो इंशाल्लाह इस तरह मैं क्लैरिफाई करूँगा कि मतलब क्या है आयन का, ज़रा समझें। देखिए, अब आप जानते हैं ये अमोनिया जो है ये हमारे पास कैसे बना हुआ है। हमारे पास नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर, 3 अनपेयर। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा, फिर HCl आप जानते हैं हमारे पास कैसे बना हुआ है। हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लोन पेयर 1 अनपेयर, और हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर है। तो दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, रिजल्ट में HCl बन जाएगा। अब देखें, ज़रा तवज्जो करें, ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। अब आप जानते हैं क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो शेयर्ड पेयर्ड क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। रिज़ल्ट में क्लोरीन क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इसके पास वही एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी कौन ले गया, क्लोरीन ले गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे पहली चीज़ क्या बन गई, क्लोरीन आयन बन गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये जो प्रोटॉन है इसको अपना डुप्लीट कंप्लीट करना है, और इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2। तो इसे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास नज़र आ रहे हैं, नाइट्रोजन के पास, अमोनिया के पास। अब होगा क्या, यहाँ पे ना गिव एंड टेक का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। वो उसको कुछ देगा, बदले में वो उससे कुछ लेगा भी। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वो उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक दे तो देगा, ठीक है, जो भी उसे इलेक्ट्रॉन्स 2 चाहिए होंगे, लेकिन वो आप कह लें कि उससे भी कुछ जो है वो लेगा। अब वो क्या लेगा, देखें, नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसे, हमारे पास प्रोटॉन को, ठीक है। तो हमारे पास रिज़ल्ट में वो जो प्रोटॉन है अपना पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर शिफ्ट कर देगा, नाइट्रोजन के ऊपर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा अमोनियम आयन, ठीक है, और कैटाइन वाला आयन बनेगा, क्योंकि ये उसको अपना पॉजिटिव चार्ज दे देगा। तो NH4
पॉजिटिव। बात लगी समझ हमारे पास। तो ये हमारे पास अमोनियम बन गया आइन, और ये हमारे पास ये केटाइन बन गया अमोनियम, और ये हमारे पास क्लोरीन एनाइन बन गया। अच्छा, अब हमारे पास देखें, अब हम यहाँ पे सिंपल बात करते हैं। ये HCl था, यहाँ पे ये क्लोरीन आइन बन गया। इट मीन्स कि यहाँ पे इसने अपना प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किया। इट मीन्स कि HCl हमारे पास क्या है, हमारा एसिड है। अमोनिया ने वो जो प्रोटॉन HCl में से प्रोटॉन जो है वो डोनेट हुआ था, अमोनिया ने वही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बना लिया, बेस बना लिया। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है, और जो प्रोटॉन डोनेटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारा एसिड होता है। तो HCl में से प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, रिज़ल्ट में अमोनियम आयन उसे गेन कर रहा है, ठीक है, और क्लोरीन हमारे पास ऐसे ही बन जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास बात हो गई। एक और बात कर लेते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल, हमारे पास HCl है, और ये हमारे पास रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। रिज़ल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन निकल जाएगा। ऑक्सीजन के पास आप जानते हैं लोन पेयर होते हैं 2, तो ये पॉजिटिव में जब निकलेगा जाके एक ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ क्लोरीन आइन बच जाएगा, प्लस हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाके अटैक करेगा, तो क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आइन बना लेगा, ठीक है, H3O पॉजिटिव। कैसे बनाया है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ साइड पे कि हमारे पास ये बना कैसे है। HCl के लिए तो हमारे पास यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, और वाटर के लिए हम बना लेते हैं। तो वाटर के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है हम देख लेते हैं। देखें, ऑक्सीजन आप जानते हैं आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर, 1 अनपेयर। एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे आके बॉन्ड बनाया हुआ, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे। वाटर का स्ट्रक्चर है सिंपल। अब देखें, जब यहाँ से क्लोरीन शेड पेड अपनी तरफ ले जाएगा, रिजल्ट में क्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो यह जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर। रिजल्ट में ऑक्सीजन उसे लोन पेयर डोनेट कर देगा, और उससे उसका क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आइन बन जाएगा, साथ में हमारे पास क्लोरीन आइन बन जाएगा। अब देखें, HCl यहाँ पे प्रोटॉन इसने डोनेट किया है इसको, इट मीन्स कि ये एसिड है, और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारा बेस होगा। बात लग रही है समझ? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेटर है, बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बात की है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको एक और बात जो है वो बता देता हूँ। हमारे बुक में कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में लिखा हुआ है। कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास क्या होता है, वो कहता है कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास ऐसे स्पीसी हैं जो कि हमारे पास बनते होते हैं बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो बनते होते हैं वो कौन होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। अब देखें, मैं आपको बड़ा सिंपल बात करने लगा हूँ। मुझे एक बात बताएं कि इन दोनों स्पीसीज़ में से प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? अमोनिया कर रहा है, और अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, अमोनियम आइन बना रहा है। इट मीन्स कि ये फिर हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। बात लगी समझ? क्या कहा है, अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीसी that is formed by accepting a proton by a base, यानी कि जब बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, किससे, एसिड से, तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट या स्पीसी बनेगा वो आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा। मैं अगेन कोट करता हूँ एक बुक वाली डेफिनेशन में, एक और डेफिनेशन आपके लिए बहुत आसान जो है वो बना देता हूँ यहाँ पे, कि कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास ऐसा स्पीसी है जो कि हमारे पास जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, किससे, एसिड से। क्यों? क्योंकि एसिड डोनेट करता है और बेस क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब आप क्या कहेंगे, द स्पीसी विच एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड, द फाइनल प्रोडक्ट विच वी गेंड दैट विल बी कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। वो सिंपल हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन बेस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड
द रिजल्टेंट स्पीसी इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये वाली बल्कि ज़्यादा आसान है, आप यही करें कि व्हेन बेस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड देन द रिजल्टेंट स्पीसी विच इज़ फॉर्म्ड दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, अब कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीसी दैट इज़ फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड, यानी कि हमारे पास जो एसिड से मिलके बन रहा है। एग्जैक्टली, ज़रा समझें। अब देखें कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? जो कि प्रोटॉन डोनेट करके बनेगा। अब मुझे बताएं प्रोटॉन डोनेट कौन कर रहा है? एसिड। एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है किसको? बेस को। और रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। इट मीन्स कि ये आपका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीसी दैट इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। ये देखें ना, ये एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है किसको? बेस को। या आप ये कह लें कि व्हेन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन टू अ बेस देन द रिजल्टेंट स्पीसी इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। बुक वाली भी लिख सकते हैं या जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगी। ठीक है, जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है एसिड से तो रिजल्टेंट स्पीसी कॉन्जुगेट एसिड है। जब हमारे पास जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट कर रही है किसको? बेस को, तो रिजल्टेंट जो स्पीसी है वो आपका क्या? कॉन्जुगेट बेस है। अब सिंपल मुझे बताएं इन दोनों में से कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? जो प्रोटॉन क्या होगा? एक्सेप्ट करके बन रही है। इट मीन्स कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये बन रही है तो ये कॉन्जुगेट एसिड, और जो प्रोटॉन डोनेट करके बन रही है फिर वो आपका क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। बात लगी समझिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको? अच्छा, अब यहीं पे आपने ना, मैं डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ, ज़रा समझें। ये आप देखें कितनी खूबसूरती से इस बात को अरेंज किया गया है। क्या है वो? द सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आइन। देखें, सब्सटेंस समझ लग गई, मॉलिक्यूल भी समझ लग गई, आइन कहाँ पे है? अगर आप गौर करें ये आइन ही तो बने हुए हैं। अब ज़रा तवज्जो करें, वो कहता है कि वो सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आइन जो कि हमारे पास प्रोटॉन डोनेट करते होते हैं वो हमारे पास एसिड होते हैं। अब ज़रा तवज्जो करें, मैं आपको एक लम्हा फ़िक्रिया यहाँ पे देने लगा हूँ। देखिए ये हमारे पास हमारा अमोनिया है। जब अमोनियम आइन, ये जो अमोनियम आइन आपको नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये एक आइन है। और ये कौन सा वाला आइन है? कैट आइन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव हो। जब ये, क्योंकि आप जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स अगेन रिकम्बाइन होते हैं रिएक्टेंट्स में। इट मीन्स कि जब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाया तब तो ये वाली बात हमें नज़र आई कि ये एसिड है, ये बेस है, वो कॉन्जुगेट बेस है, वो कॉन्जुगेट एसिड है। अब जब हमारे पास प्रोडक्ट्स ने अगेन रिकम्बाइन होना है किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर। अब हमने देखते हैं कि क्या वो अपनी डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते। तो देखिए इन्होंने, जब इन दोनों ने अगेन ये चीज़ें बनानी है तो देखिए अमोनियम आइन जो है वो प्रोटॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। और जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो हमारे पास कौन होता है? हमारा एसिड होता है। ज़रा समझे इस बात को, क्योंकि इन्होंने इससे दोबारा ये बनाना है। हमने डेफिनेशन में मॉलिक्यूल और आइन का भी जिक्र किया, अब हम आइन को यहाँ पे देखने लगे। मॉलिक्यूल तो हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बने हुए हैं। आइन कैसे बने हुए हैं? देखिए ये जो आइन्स बने हुए हैं, एसिड में आइन के लिए यही है कि प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो देखिए जब ये आइन दोबारा ये चीज़ बनाना चाहता है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा इस वाले को, रिजल्ट में क्या बन जाएगा? अमोनिया। इट मीन्स कि ये यहाँ पे क्या बन गया? एसिड बन गया। और ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये हमारे पास प्रोटॉन क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। बात लगी समझ? क्योंकि इन्होंने दोबारा इस चीज़ से ये चीज़ बनानी है। तो हमारे पास जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा इसको तो ये एसिड होगा, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा इससे तो ये हमारे पास क्या होगा? हमारा बेस होगा। ठीक है, जैसे हमने अपने कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। तो देखें ये मैंने बात क्लियर कर दी है। ठीक है, कि हमारे पास सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आइन जो है वो हमारे पास कैसे हैं। तो मेरा ख्याल से ये बात लग गई होगी समझ। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड के ऊपर भी हमारी बात हो गई, कॉन्जुगेट बेस के ऊपर भी बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है, वो भी ज़रा समझें हैं। इस रिएक्शन को आपने देखना है और मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, ज़रा उसको भी आपने गौर करना है। फिर मैं आपको देखता हूँ आप इस बात को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते। देखें हमारे पास वाटर है,
और वाटर का जो है वो हम रिएक्शन करवा लेते हैं अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। तो रिज़ल्ट में यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा और अमोनिया के साथ जाके अटैच होगा तो क्या बना लेगा, अमोनियम आइन केटाइन, प्लस पीछे क्या बच जाएगा, OH आइन बच जाएगा, हाइड्रोक्सल। अब देखें यहाँ पे ये जो है ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो प्रोटॉन जो डोनेट करता होता है वो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो देखें ये हमारे पास प्रोटॉन डोनेट करके क्या बना रहा है, OH नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है किससे, एसिड से, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, बल्कि आप गौर करें कि जब मैंने HCl और वाटर का रिएक्शन करवाया तो वाटर वहाँ पे एज अ बेस के तौर पर वर्क कर रहा था, लेकिन जब मैंने वाटर और अमोनिया का रिएक्शन करवाया है तो यहाँ पे अमोनिया एज एन एसिड वर्क कर रहा है। ये क्या हो गया, वाटर जो है वो बेस की तरह भी रिएक्ट कर रहा है, वाटर भी जो है एसिड की तरह भी रिएक्ट कर रहा है। सर ये क्या मतलब है इस बात का कि वाटर बेस भी है, वाटर एसिड भी है? इस बात का आंसर है यस। देखें हमारी बुक में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, सच अ सब्सटेंस विच कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। वो सब्सटेंस जो कि एसिड के तौर पर भी रिएक्ट करें और बेस के तौर पर भी रिएक्ट करें, उन सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक स्पीसीज़ का। किसका, एम्फोटेरिक स्पीसीज़। एम्फोटेरिक स्पीसीज़ हमारे पास कौन से होते हैं, सच स्पीसीज़ या सच अ सब्सटेंस that can behave as an acid as well as base, तो that will be called amphoteric species। आप एग्जांपल में किसकी बात कर सकते हैं, वाटर। क्यों, कहीं पे वाटर एसिड की तरह पे रिएक्ट कर रहा है, कहीं पे वाटर हमारे पास बेस के तौर पर जो है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि देखें जब डोनेशन हो रही है तो एक्सेप्टेंस भी हो रही है, जब एक्सेप्टेंस हो रही है तो डोनेशन भी होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डोनेशन हो एक्सेप्टेंस ना हो, एक्सेप्टेंस हो तो डोनेशन ना हो, ठीक है। आगे इस पे भी कुछ एतराज़ात थे, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, उसकी लिमिटेशंस को जो है वो मैं बता देता हूँ आपको कि आर्हेनियस के बाद जो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस आई थी। देखें पहली लिमिटेशंस तो इसके ऊपर जो थी वो ये थी कि ब्रॉन्स्टेड लोरी ये कह रहे थे कि हमारे पास एसिड्स वो होंगे जो कि प्रोटॉन डोनेट करेंगे, लेकिन जो हमारे पास सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है ये भी तो हमारे पास एक एसिड है, हालांकि ये प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं रखते, लेकिन ये फिर भी क्या हैं, एसिड्स हैं। अच्छा, फिर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है, ठीक है। क्विक लाइम जो है ये भी तो हमारे पास एक बेस है, हालांकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं रखते। तो ये दो बड़े अहम आप कह लें एतराज़ जो हैं वो उठाए गए थे इसके ऊपर। सॉरी, इसको आपने स्पेलिंग देख लेने हैं, पेपर आप लोगों ने उसमें बिल्कुल करेक्ट लिखना है, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी करते हैं, तो ये काम नहीं करना। लिमिटेशंस, एतराज़ात, तो क्या था, पहला तो ये था कि जी ब्रॉन्स्टेड लोरी कहते थे कि वो एसिड्स हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करेंगे, तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी तो एक एसिड है, हालांकि ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करते। और बेस कौन है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी तो एक बेस है, हालांकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस।